नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार। बोल रायपुर में आप सभी का स्वागत है। अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिल रहा है, यदि हम संस्कृति की रक्षा की बात करें या फिर जनजातीय समाज में संस्कृति विकृति की बात करें, कुछ ऐसे विधर्मी लोग हैं जो जनता जातीय समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके बीच में छत्तीसगढ़ की ऐसे बहुत सारे जनजातीय संगठन हैं जो इनके बीच में जाकर उनको सांस्कृतिक रूप में उनके मूल में जुड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे बीच में रवि भगत जी हैं जो जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले युवा नेता हैं। हम उनसे इस बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। रवि भगत जी, आपका बोल रायपुर में स्वागत है। नमस्कार, मैं रवि भगत, जनजातीय गौरव समाज युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव, रायगढ़ से। आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से आज सामाजिक बदलाव हो रहा है जनजातीय समाज में, ये आखिर हो क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है इसका? इस विषय को जब हम मूल में अध्ययन करते हैं तो जो मेरे मन में आया, जो मुझे ध्यान में आया है, हमारे देश में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय विरासत को संजोने का काम या भारतीय विचारों को प्रमुखता से रखते हुए शून्य से लेकर आज शिखर तक पहुंची। इसका मूल ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीयता की बात की, अपने हिंदुत्व की बात की, इसलिए हमारे समाज के लोग जुड़ते गए। जनजातीय समाज के लोग कहीं भी देखें तो हिंदू से अलग नहीं है। जनजातीय समाज के मूल में हिंदू छुपा है। अगर हम वेदों की बात करते हैं, अगर वेदों में कहीं धरती की पूजा की बात कही गई है तो जनजातीय समाज हर कार्य में धरती की पूजा करता है। इसलिए उस जनजातीय समाज को कैसे बरगलाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए, इसलिए ये सारी चौतलेबाजी की जा रही है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी नंद कुमार बघेल जी, जब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो उन्होंने कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कहीं वो दिखते नहीं थे, किसी को पता भी नहीं था। जैसे ही उनके पुत्र, उनके बेटे मुख्यमंत्री बने, कई मंचों पर अनाप शनाप बातें करने लगे हैं। उनको लगता है कि जो जनजातीय समाज अगर हिंदुत्व से कट के अलग हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वोटर के रूप में कांग्रेस की ओर आएगा। इसलिए हिंदुत्व से काटने के लिए वो राम का विरोध करते हैं और रावण की पूजा की बात करते हैं। ये कहीं से सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है और इनको जवाब देने के लिए जनजातीय समाज खड़ा है, जनजातीय समाज का युवा आगे आ रहा है। एक चीज़ और बदलाव अपने को जनजातीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो सामाजिक राजनीतिक बदलाव के लिए, सामाजिक उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए काम करती है। आपको क्या लगता है कि वामपंथी विचारधारा के लोग किस तरह से अभी जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? वामपंथी विचारधारा के लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि ईसाई मिशनरी जब भारत में आए तो एक सीधी लड़ाई थी, या तो जनजातीय समाज के लोग कुछ को धर्म परिवर्तन करा के उनको ईसाई बनाते थे या वो विशुद्ध रूप से हिंदू रहते थे। लेकिन ये लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं पाए। इनको लगा कि आमने सामने की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए। जितना खर्च किए, जितना पैसा लगाए, अगर उतना पैसा किसी और देश में लगाते तो आज तक कई देश ईसाई बन गए होते। लेकिन भारत के मूल में, रीति संस्कृति में, सब में हिंदुत्व भरा है, इसलिए इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी लोग भारत को पूर्ण रूप से ईसाई बनाने में सक्षम नहीं हुए, हार गए। इसलिए वो पर्दे के पीछे से कि एक जनजातीय समाज थोड़ा सा वनांचल में रहता है, उनके रहन सहन में थोड़ा सा अंतर है और शहरों में रहने वाले लोगों का अंतर है, उस अंतर को दिखाकर या कहीं छोटा मोटा कोई शोषण का विषय हो, इन शोषण के विषय को दिखाकर सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहा है और लोगों के बीच में जाके हम हिंदू नहीं हैं का राग लाभ रहा है। मैंने क्या देखा है, जो लोग मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ कहते रहते हैं, अंतिम में उसके बाद कुछ नहीं बनता, वो जाके चर्च में घंटी बजाते रहते हैं और ईसाई बन जाते हैं। यहाँ कहीं कोई सामाजिक कार्य नहीं, पूर्ण रूप से ये लोग, इनको फॉरेन फंडिंग होती है, उस पैसे के दम पर ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जिस तरह से हम आज जसपुर क्षेत्र की बात करूं मैं, तो प्राय एक अधिक मात्रा में वहाँ के जो समुदाय है वह चर्च की शरण में चला गया है। तो इसे रोकने के लिए हमारे आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? आपको एक चीज़ बताऊं, हमको कई बार क्या लगता है, हम देखते हैं ना, तो एक तो समाज को सही रूप से दृष्टि नहीं है कि हिंदू उरांव कौन है, ईसाई उरांव कौन है, या हिंदू जनजाति कौन है और ईसाई जनजाति कौन है। नहीं देखने के कारण जो लोग जसपुर के तरफ से आते हैं उनको सबको हम ईसाई मान बैठते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई बार लोग मुझे भी ईसाई मान बैठते हैं। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम ईसाई
की संख्या ना फैले, धर्मांतर ना हो, धर्म परिवर्तन लोग ना करें, लेकिन हम धर्म परिवर्तन ना करें ये तो कहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को हम कॉन्वेंट स्कूल में लेके भेजते हैं। हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में आता है, हम एकदम सुबह जाके मिशनरियों के स्कूल में दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हमारी सारी गतिविधि मिशनरियों के स्कूल से चालू होता है। हम तो एक सपोले को दूध पिला रहे हैं, हम मिशनरियों के संस्था के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के पैसे से इनके नन, फादर और पादरियों को वेतन मिलता है। तो हमको तय करना पड़ेगा, अगर हमारे भारत में ईसाइयों का खात्मा करना है तो हमको ये कन्वेंट स्कूल, ये मिशनरी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, हमें अपने विचार के स्कूलों की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। और जसपुर में कल्याण आश्रम बहुत अच्छे तरीके से मिशनरियों को जवाब दे रहा है। कल्याण आश्रम के कारण इनका जो धर्म परिवर्तन का धंधा है वो रुक सा गया है, इसलिए छटपटा के लोग हम हिंदू नहीं है का राग लाप रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है एक आर्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, क्योंकि लोगों को चाहे वो शहर में रहने वाला हो या फिर गांव में रहने वाला हो, वो कहीं पर अगर उसके भूख और पेट का सवाल आता है तो कहीं ना कहीं रास्ता भटकने के बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं, और सबसे बड़ा माध्यम इसी को आज लोग बना रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहूँगा, जब हमारी शिक्षा पद्धति जो है मैकाले शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा पद्धति के जब गांव का बच्चा या घर का बच्चा पढ़ने जाता है तो अच्छा से पढ़ना बेटा तू कलेक्टर बनेगा, अच्छा से पढ़ना बेटा इंजीनियर बनेगा, ये जो माइंड दिमाग में सेट कर देते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते करते सिर्फ एक नौकरशाही में चले जाते हैं। हाँ, ये कोई माँ बाप नहीं कहता कि अच्छा से पढ़ बेटा, ज्ञान अध्ययन करना, ज्ञान अध्ययन करने के बाद दुनिया में जो चाहो हासिल कर सकते हो। ये अगर हमारे बच्चे के दिमाग में हम डालें तो हमको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। और इसी के कारण है कि हमारे माइंड में भर दिया जाता है कि आदिवासी हो आप आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो हमको लगता है कि अरे यार हमको तो 40% में आरक्षण मिलना है, क्या ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस प्रकार से हम सोचते हैं। जबकि हमारे में 90% लाने की क्षमता है, लेकिन हम जनजातीय आरक्षण है, इस कारण से हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते। और लोग समाज भी वही देखता है कि जनजातीय आरक्षण वाला आरक्षण में आए तो कमज़ोर है, इसकी क्षमता नहीं, इस प्रकार की कई बातें हमारे साथ होती है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि हम नौकरी करें, जितने लोगों को नौकरी मिलना है मिल गया है, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल पाना है। अब जनजातीय समाज को अपने परंपरागत जो व्यवसाय हैं उनको नए तकनीकों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा पूर्वज धान लगाता था तो मैं कैसे करके राइस मिल चलाऊं? अगर हमारा पूर्वज पहले लोहे बनाने का काम करता था तो हम आज कैसे लोहे की कारखाना की ओर बढ़ें? किसी न किसी प्रकार से हमारे जितने भी स्थानीय उत्पादन हैं हम उनको फूड प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके मार्केट में, बड़े मार्केट में हम उसको पहुंचाएं। हमको जनजातीय समाज को अगर अपने पैरों पे दम से खड़ा होना है तो हमारे जितने भी स्थानीय उत्पादन हैं उनको बड़े मार्केट पे लेकर व्यवसाय की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम व्यवसाय की ओर नहीं बढ़ेंगे, नौकरी और राजनीति इतने से नहीं होने वाला। आज का जनजातीय समाज आरक्षण जो संविधान से हमको मिला है उसको दो चीज़ में देखता है, या तो वह नौकरी में देखता है या फिर राजनीति में देता है। जबकि हमको शासकीय योजनाओं, अनुदानों में कई प्रकार के आरक्षण मिले हैं। जनजातीय समाज के युवाओं को या तो अपने आप को काबिल बनाने के लिए आईएएस और आईपीएस बनने की ओर सीधा अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर आप आईएएस और आईपीएस बनने की क्षमता में नहीं हैं तो आप सीधी सी बात है, आप व्यवसाय में उतरिए, आपका समाज स्वागत कर रहा है। जब देश में 10 टॉप बिजनेसमैन का नाम आए तो वहाँ कम से कम 4 आदिवासियों का नाम आए। ऐसा कार्य हमको करना पड़ेगा, तब जनजातीय समाज सक्षम और मजबूत बन पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने तो बहुत अच्छी बात बोली है कि आरक्षण, मतलब मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे जनजातीय समाज या फिर जिनको कहा जाए हम लोग वामपंथी बोलते हैं, आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा वो लोग विरोध में उतर आते हैं कि भाई देखो ये लोग अंबेडकर जी के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोग संविधान को, मतलब इस तरह की भावनाएं वो लोग आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में फैलाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर जी का जो विषय है, अंबेडकर जी से जैसे संघर्षशाली व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानते हैं। उनके समय तो उनको कोई संविधान अधिकार नहीं मिलता, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। आज हमें संविधान से इतना अधिकार प्राप्त है, उसके बाद छोटी छोटी जगह पे हार मान के हम देश को गाली देने लगते हैं, समाज को गाली देने लगते हैं, और फिर आरक्षण के नाम पर देश को तोड़ने और जलाने की बात करते हैं। तो ये मुझे उचित नहीं लगता। अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा संविधान बना के दिया, उस संविधान के तहत हमको अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार मिला है। वो आरक्षण के अधिकार का हम सही उपयोग करें। ये आरक्षण एक अवसर है, उस अवसर को हमको सब लोगों के साथ सहभाग करके चलना है। और आरक्षण अगर मेरे को नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं देश जला दूं, इस प्रकार से बेवकूफ़ी भरी बातें तो कतई ही नहीं करनी चाहिए। और ये वामपंथियों का इनको सबसे पहले देश, कुछ बचे तो समाज, और उसके बाद कुछ बचे तो हम, ये विचारों को लोग नहीं मानते। उनका तो एक लाइन से कहना है, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। उनका अगर संविधान को जलाना पड़े, देश को जलाना पड़े, लेकिन हमको अधिकार आरक्षण मिले, इस प्रकार से आरक्षण हमको नहीं चाहिए। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, और अगर देश रहेगा तो आरक्षण के बिना भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जनजातीय समाज आरक्षण से बाहर नहीं निकल पाया है। हम शहर के 2-4 लोग जो सक्षम हो गए हैं उनको देखकर पूरे जनजातीय समाज की
छवि या वह तस्वीर नहीं तैयार कर सकते। जनजाति समाज अभी थोड़ा कमज़ोर है, कुछ लोगों को अवसर नहीं मिला है, उनको भी अवसर देने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार समाज में 2-4 लोग जो बड़े हो गए उनको देखकर कई बार कहा जाता है कि अब आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। अभी आरक्षण समाप्त करने के लिए ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। सरकार इस पे चिंतन कर रही है और सरकार जितने भी योजनाएं लाती है उसके साथ जनजाति समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जनजाति समाज मजबूत होगा। खाली संविधान से आरक्षण मिल जाए और आरक्षण का सही उपयोग हम अगर नहीं करेंगे, मुझे दूध का गिलास सामने रख दिया गया है, अगर मैं दूध के गिलास को पीऊँगा नहीं तो क्या मुझे एनर्जी ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उस दूध के गिलास को पीना पड़ेगा, पीने के बाद हमको कसरत करना पड़ेगा, कसरत करने के बाद मुझे एनर्जी मिलेगी। उसी प्रकार संविधान से आरक्षण मिला है, आरक्षण को समझना पड़ेगा, उसका सही लाभ लेना पड़ेगा और आरक्षण का लाभ लेते हुए समाज के लिए काम करना पड़ेगा। ये ना कि आरक्षण का लाभ मिला, मुझे नौकरी मिली, मैं मेरे बीवी बच्चे इतने तक अगर मैं सोचूंगा तो आरक्षण का सही लाभ इस देश को नहीं मिलने वाला, ना जनजाति समाज को नहीं मिलने वाला। आरक्षण का सही लाभ समाज के लिए काम करने वाले पर ही हमको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा आपसे ये अंतिम क्वेश्चन है कि यदि आपको मौका मिला और आप तो अभी भी कर रहे हैं जनजाति समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आप जनजाति समाज को और जनजाति समाज से जुड़े हुए युवा युवतियाँ, इनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जनजाति समाज के युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अध्ययन कीजिए। विद्याध्ययन, डिग्रियां लेना बहुत ज़रूरी है। हम नौकरी करें ना करें, लेकिन जितनी ज़्यादा डिग्री हो सके हम डिग्रियां लें, अध्ययन करें। अध्ययन जब तक नहीं करेंगे तो हमारे में क्षमता नहीं आएगा और हमारे में क्षमता आएगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। इसलिए मैं पिछला अपनी उसी बात को दोहराऊंगा कि हम शिक्षाकर्मी, पुलिस, चपरासी ऐसे छोटे नौकरी की ओर अपना लक्ष्य ना बनाएं, हम बड़ा लक्ष्य बनाएं, सीधा आईएएस आईपीएस की ओर देखें। आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते तो अपने समाज में जो रोजगार है उन रोजगारों को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाएं। हम अगर व्यवसाय की ओर आएंगे तो समाज सक्षम होगा और समाज जब सक्षम होगा तो हम हर समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि भगत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात वाकई में ध्यान देने वाली बात है। रवि भगत जी ने आरक्षण के मुद्दे पे बहुत अच्छा बात कहा है कि अभी इसे समाप्त करने का समय नहीं आया है, लेकिन इस पर अध्ययन राजनेता कर रहे हैं कि इसको कब तक चलाया जाएगा। और इन्होंने सही बात बोला है कि समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अपनी काबिलियत साबित करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए धन्यवाद।